TV9 के इस ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मोदी की गारंटी मतलब शिलान्यास भी और शुभारंभ भी। भारत का स्वाभिमान 10 साल में नींव रखी गई है। ऐसी कई बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 के मंच से कही हैं। TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए आज हम बहुत खास शो लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 के ग्लोबल समिट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में थे। इस दौरान उन्होंने TV9 नेटवर्क के जरिए 140 करोड़ भारतीयों को न्यू इंडिया की विकास यात्रा के अहम पड़ावों और आने वाली मंजिलों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले TV9 नेटवर्क की विविधता की तारीफ की। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क में अलग अलग भाषाओं के चैनलों के गुलदस्ते को भारत की विविधता में एकता की शानदार मिसाल बताया। TV9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित आप सबको भी। मैं अक्सर भारत की डाइवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूँ। इस डाइवर्सिटी को TV9 का न्यूज़ रूम आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। TV9 के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल में विकसित भारत की मजबूत नींव पर देश की विकास यात्रा में बड़ी छलांग का विश्वास जताया। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं। ये बदलाव माइंडसेट का है, ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है, ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साथियों, हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए पिछले 10 साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आशा का बीते 10 साल में भारत कैसे दुनिया की अव्वल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया, ये करिश्मा कैसे हुआ, इसकी कहानी भी प्रधानमंत्री ने खुद सुनाई। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो, तो फिर देश में
आशा का संचार कैसे होता। इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा। ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। बड़ी सोच का जादू भी बड़ा होता है और प्रधानमंत्री के अनुसार अब भारत के लोग बड़ा ही नहीं बल्कि बेहतर भी सोचते हैं। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया। ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए। पिछली सरकार में 10 साल में $300 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। हमारी सरकार के 10 साल में $640 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। दस साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। और एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी से हादसा हो गया है। पूर्णिया में काफिले की गाड़ी से कार की टक्कर, हादसे में पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल हैं और जो सिविलियन भी कुछ घायल है। सबका इलाज यहाँ जीएमसीएच में चल रहा है और बाकी अग्रसर कार्रवाई भी की जाए। पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा है और रूसी सर्विलेंस प्लेन को तबाह करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी ओर नाटो ने भी यूक्रेन को सदस्य बनाने का मन करीब करीब बना लिया है।
जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब रूस ने यूक्रेन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके बाद यूक्रेन पूरी तरह से बारूदी बवंडर से घिर गया है। अब अगर नाटो यूक्रेन को बचाने के लिए आगे आता है तो रूस पलटवार जरूर करेगा, जिससे यूरोप विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, जो सिर्फ पुतिन के प्रतिशोध का ट्रेलर है। सोचिए, अभी कितनी भयानक तबाही बाकी है। मरिंका फ्रंट से लेकर ओडेसा फ्रंट तक इतना बारूद बरसाया गया, जिससे यूक्रेन थर्रा गया। और इसके अलावा रूसी सैनिकों ने जो तबाही मचाई वो अलग है। यानी यूक्रेन को रूस के सर्विलांस प्लेन को तबाह करना इतना भारी पड़ेगा, ज़ेलेंस्की इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए होंगे। रूस का पलटवार राजधानी कीव पर हमले से शुरू हुआ। सुबह 5 बजे शाहेद ड्रोन से कई हमले किए गए। कई घंटों तक यूक्रेन के शहरों में सायरन बजते रहे। उधर रूस ने ओडेसा तक मिसाइल स्ट्राइक करके अपने इरादों को जाहिर कर दिया। दरअसल ये सर्विलांस विमान के तबाह होने के बाद का बारूदी तूफान था, जिसके लिए पुतिन ने खास फरमान जारी किया था। कई फ्रंट पर हमले किए गए, जिससे नाटो को यह समझ आ जाए कि रूस बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। वैसे भी पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि A-50 प्लेन की तबाही से उसे काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 10 क्रू मेंबर भी मारे गए। 5 मेजर, 3 कैप्टन, 1 लेफ्टिनेंट, 1 नेवल ऑफिसर। यूक्रेन के एक हमले से रूस को इतना बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। इतने अधिकारी एक साथ अभी तक नहीं मारे गए। जाहिर है यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद जागी है कि वो अब रूस से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हथियारों की खेप मिलने लगी है। जब अभी A-50 प्लेन को मार गिराया, सोचिए जब F-16 मिल जाएंगे तो रूस में कितनी तबाही हो सकती है। लेकिन पुतिन ने पलटवार करके बता दिया है कि रूस हर हमले का जवाब कितना खौफनाक दे सकता है। बाखमुत में रूसी सैनिकों ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन G8-S से यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दी। रोबोटाइन में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस दौरान जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसके अलावा अवदिव्का के केमिकल प्लांट पर रूसी सैनिकों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सैनिक वहां काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग गए, जिसे रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों पर हमले का मौका मिल गया। BMP के जरिए क्लोज रेंज से फायरिंग की गई। इस दौरान एक घर में आग लग गई, जहां रूसी सैनिक छुपे थे। इसके अलावा यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की, साथ ही नाटो को भी धमकी दे डाली।
कि अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि मरिंका में 23 बार हमले किए गए, जबकि बाखमुट में 11 मिसाइल स्ट्राइक, सुमी में 30 हमले करके यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। इसी तरह कोपियांस्क में 17 हमले हुए, जबकि खार्किव में 13 हमले, डोनेट्स्क में 10 ड्रोन स्ट्राइक, लुहांस्क में 5 हमलों में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह किया गया। वहीं नेवलेस्के में 11 हमले, जबकि ज़ेपोरिज़िया में 8 हमले किए गए और ओडेसा में 2 हमले करके जबरदस्त बदला लिया गया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो देशों को भी डर लगने लगा है। कहीं पुतिन का अगला टारगेट वो तो नहीं, क्योंकि नाटो चीफ के एक बयान से पुतिन आग बबूला हो गए। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। नाटो देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन सदस्यता पाने के बेहद करीब पहुंच गया है। यूक्रेन को नाटो देशों के हथियार देने से रूस पहले ही बौखला रहा है। अब नाटो चीफ ने यूक्रेन की सदस्यता की संभावना जताकर पुतिन के गुस्से को बढ़ा दिया है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो ऐसे में यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि पुतिन बेहद कम वक्त में यूक्रेन को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के इतने ज्यादा हमले से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। आखिर रूस के पास इतने ज्यादा हथियार आए कहां से? रूस न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि उसे नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी भारी संख्या में हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन ने भी इस बात की आशंका जताई कि ईरान ड्रोन के अलावा रूस को मिसाइल भी भेज रहा है। अभी तक ईरान रूस को 400 से ज्यादा मिसाइलें दे चुका है, जिसमें 100 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की खेप भेज रहा है। किम की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया पिछले साल से अब तक गोला बारूद के 10,000 कंटेनर भेज चुका है। इसके अलावा रूस खुद भी तेजी से हथियार बना रहा है। खास बात यह है कि रूस ने अपनी आईसीबीएम को साइलो में अलर्ट मोड पर रख दिया है। ऐसे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ब्रिटेन पर एटमी हमला कर सकता है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन सबसे आगे है। क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है। इस बीच अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो रूस हमला जरूर करेगा और यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।